तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। क्या है? पहली बात तो रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, कुछ पता है? क्योंकि उस केमिस्ट्री में भी तो आता है रेजोनेंस। यस सर। यस क्या सर। होता है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? पता है? कुछ आइडिया? जब दो चीजें आपस में साउंड चैप्टर में भी है शायद। बहुत जगह होता है। बात यह है कि जब जब दो पर चीजें साउंड आपस में। चैप्टर में तो हम्म, गूंज गूंज को बोलते हैं। किसको? जो आवाज आवाज गूंजती है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, खाली उतना ही नहीं है मतलब इसका। इसका काफी वैसा मीनिंग है, जैसे देखो, जब सर कोई भी दो टाइप चीजें। की होती हाँ, क्या कह रहे हो? है, स्प्रिंग टाइप की होती है जो गोल गोल घूमती है। स्प्रिंग? रेजोनेंस। स्प्रिंग टाइप की होती, गोल गोल घूमती है? नहीं यार। रेजोनेंस एक फिनोमेनन है, मतलब उस एक काम हो रहा होता है, उसको बोलते हैं। उस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या हो रहा होता है? जब दो चीजें आपस में एक दूसरे से, मतलब बिल्कुल मैच करके चलती हैं, या काम करती हैं कोई भी, उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। हम्म, जैसे टहलने गए हो किसी के साथ बचपन में? बड़े होके तो ये सब आदमी करता नहीं है ज्यादा। यस सर। तो बचपन में जिसके भी साथ गए हो, पापा, भैया, दीदी, कोई भी दोस्त, तो कभी ऐसा ट्राई किया है कि जैसे उनके कदम पड़ रहे हैं, फुट स्टेप पड़ रहे हैं, वैसे ही तुम भी रखो? यस कभी सर। कभी नजर चली जाती है कि यही करते हैं ऐसे। बहुत दूर लंबा चलना होता है ना, ऐसा लगता है उनके साथ साथ कदम रखते हैं। पता है, यस इसी सर। कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। इस कंडीशन को ही रेजोनेंस बोलते हैं। ये जो तुम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ के सिंक्रोनाइज होके चल रहे हो ना, कि उसके काम से तुम्हारा काम बिल्कुल एक एक साथ मैच कर रहा है। ठीक है, देखो, एक तो होता है रुकी हुई चीजों को मैच कराना, स्टीडी चीजों को मैच कराना, ठीक है। उसमें रेजोनेंस की कोई मतलब बात नहीं है। जैसे एक फोटो दूसरी फोटो से मैच कर रही है, समझ में आई बात? लेकिन एक वीडियो अगर दूसरी वीडियो को बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल बराबर, जैसे दो स्क्रीन है, दोनों पे जैसे होता है नहीं, कभी यस कभी सर। खेल खेल में भी करते हैं हम लोग कि स्टार्ट करते हैं एक साथ दोनों पे चलेगा, लेकिन सही से नहीं हो पाता है ना कई बार। लगता है कि हाँ, हल्का सा लैग यस है, सर। एक थोड़ा पीछे एक थोड़ा आगे है। तो वही अगर जब सही से हो जाता है ना, उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या बात हो रही, क्या है रेजोनेंस? यस यस सर। सर। ठीक है। तो जब कोई भी दो चीजें आपस में बिल्कुल बराबर मैच होकर चलती हैं, तो उस कंडीशन को एग्जैक्टली रेजोनेंस बोला जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजोनेंस क्या होगा? बात यह है कि फ्रीक्वेंसी यही तो चीज होती है जो हम फुट स्टेप रखने की बात कर रहे थे, कदम रखने की बात कर रहे थे। तो तुमको उनसे मैच करने के लिए टाइमिंग मैच करनी पड़ती है ना? कि हर इतने टाइम के बाद तुमको कदम रखना है, तब तुम उनके जैसा कदम रख पाओगे, जैसे वो तुम्हारे साथ जो चल रहे हैं वो रख रहे हैं, है ना? यस सर। टाइमिंग मैच करनी पड़ती है, यानी कि जैसे कि मान लो, एक सेकंड में दो स्टेप्स, टू स्टेप्स इन वन सेकंड। हो सकता है वो तेज तेज चल रहे हैं, है ना? या फिर 5 सेकंड में 8 स्टेप। तो कुछ समझ में आ रहा यस है? सर। यही चीज फ्रीक्वेंसी यस होती सर। है। यही चीज है फ्रीक्वेंसी। हम्म तो अगर हम कहें एक डायरेक्ट लैंग्वेज में कि फ्रीक्वेंसी मैच करना ही रेजोनेंस है, तो गलत तो नहीं हुआ? यस सर। सही है ना? नो सर। बिल्कुल, कि फ्रीक्वेंसी मैच करना रेजोनेंस होता है। ठीक है, अब चाहे तुम वहां फुट स्टेप की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हो, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे टाइमिंग मैच कर करके रख रहे हो, जैसे वो 8 स्टेप्स 5 सेकंड में रख रहे हैं, तुम भी 8 स्टेप्स 5 सेकंड में रख रहे हो, बिल्कुल बराबर बराबर से चल रहे हो। समझे? तो ये मैच हो गया। यस सर। तो यहाँ पे भी तो फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे भी तो फ्रीक्वेंसी है। देखो, an alternating characteristic of series RLC circuit
is the phenomenon of resonance. एक रेजोनेंस का जो फिनोमेनन है वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है आरएलसी सर्किट का। मतलब अभी देखेंगे क्या है। The phenomenon of resonance is common among systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी पे अगर सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, क्योंकि ऑसिलेशन भी ऐसे ही होता है ना, यस एक सर, पर्टिकुलर टाइम रिपीटेड। पे इधर जाना, हाँ, फिर इधर आना, ऐसे ही चलते रहते हैं, है ना। इधर गए फिर जीरो पे आए, फिर इधर गए फिर वापस आए, ये चलता रहता है। तुम इसको पेंडुलम के बेसिस पे कह दो कि ऐसे गए फिर ऐसे आए फिर ऐसे आए, किसी भी तरह का हो, सीधा सीधा जाना या फिर वैसे। हम्म तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सिस्टम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि तुम लोग अपने मान लो भैया से फुट स्टेप मैच कर रहे थे, तो वो भैया की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, वो अपना चल रहे हैं। लेकिन तुम लोग मैच करने वाले हो, तो अब देखना, इन सच अ सिस्टम इज ड्रिवन बाय एन एनर्जी सोर्स एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। या फिर ये समझ सकते हो कि तुम लोग ये सिस्टम हो, और भैया सोर्स वाले वो हैं, ठीक है, भैया या पापा जिसके साथ भी चल रहा हो वो सोर्स हैं। तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से अपने फुट स्टेप रख रहे हैं, तुमको भी उसी से रखना है, सोर्स से मैच करना है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को। कुछ आई बात समझ में? यस सर। अपनी यस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को सोर्स की फ्रीक्वेंसी से या सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करने की कोशिश करना है, और इसमें यही लिखा है ना, नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना भी शायद इन लोगों के लिए भी पूरी तरह से पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता होगा, है ना। जैसे हम लोगों ने बोला ना, दो वीडियो एक साथ स्टार्ट करने, लेकिन कुछ ना कुछ होता हो ही जाता है कि हल्का सा लैग जरूर आता है। तुम चाहे अपने ही दोनों हाथों से करो, दोनों एक एक हाथ एक एक बटन पर रखे रहो और जल्दी से कर दो, या कुछ भी करो, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो ही जाती है। इसलिए नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे हम आइडियल केस में उसको एग्जैक्टली इक्वल ही ले लेंगे, ठीक है, तुम जानते ही हो, भले नियर आता हो, ये चीज होती है। The amplitude of oscillation is found to be large. A familiar example of this phenomenon is a child on a swing. एक बच्चा अगर झूले पे है, हम्म, एक झूला है, ठीक है, और फिर वो झूला इधर जाता है, और यहाँ पे मान लो उसका कोई फ्रेंड खड़ा हुआ है जो उसको ऐसे पुश करेगा, ठीक है, इधर ही खड़ा है वो, अपने हाथों से उसको पुश करेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो फिर वो इधर जाएगा, इधर कोई पुश नहीं करेगा, इधर से तो अपने आप वापस आएगा वो, ठीक है। लेकिन फिर इधर आएगा तो फिर ये पुश करेगा। अच्छा, ये करते क्यों है? छोड़ भी दें तब भी तो वो पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे करेगा ना, तो ये पुश क्यों करते हैं? सर स्पीड मेंटेन रखने के इसको। लिए, सही देखा जाए तो, या यस मोशन सर। मेंटेन रखने के लिए, यही है ना, यस सर। कि मेंटेन रहे, बराबर बराबर उतना ही झूलता रहे, है ना। क्योंकि जब छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड कम हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम चार्ज की स्पीड मेंटेन रखने की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ चार्ज। सिर्फ चेंज इन चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। और रेट ऑफ फ्लो किसी भी चीज का भी स्पीड होती है, कि टाइम यस के सर। साथ कितना फ्लो कर जा रहा है ना। चार्ज इतनी स्पीड से चल रहा है, समझ में आई बात? तो यहाँ यस पे सर। करंट मेंटेन रखना पड़ेगा हमको, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी मैच कराने की कोशिश करेंगे, ये कुछ काम करके, एक्स्ट्रा कुछ काम करके, समझे बात? तो देखो, देखना यहाँ पे, द स्विंग हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ लाइक अ पेंडुलम। सही है, वो जो झूला है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपनी की बैक फोर्थ आगे पीछे चलता रहता है, ठीक है। इफ द चाइल्ड pulls on the rope at regular intervals and the frequency of the pulse is almost the same, हर बार तुम सेम इंटेंसिटी से फोर्स लगाते हो, अगर कर कम ज्यादा नहीं, तुम जो खड़े हो और झूले को धक्का दे रहे हो तो एक बराबर हर बार,
ठीक है, और सेम टाइम पे भी। इसमें होता नहीं, कई बार हम लोग आंख बंद करके करने की कोशिश करते हैं कि जब आएगा तो हमें पता चलेगा इतनी देर में आने वाला है, तो हम तो अपने आप यस सर। उसको पुश कर देंगे। तो ये क्या होता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी आंख बंद करके ही मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि दिखता है तब तो दिख रहा है, ऐसा लगता है देख के कर रहे हैं हम लोग। लेकिन नहीं दिखता है तो फिर क्या है, टाइमिंग मैच करके करता है दिमाग कि ठीक है इतने टाइम के बाद ये आने वाला है इस तरफ, क्योंकि कई बार करते करते आदत सी पड़ जाती है तो पता चल जाता है। तो इफ द चाइल्ड पुल्स ऑन द रोप एट रेगुलर इंटरवल्स एंड द frequency of the pulse is almost the same as the frequency of swing, मतलब जितनी देर में वो झूला इधर से वापस इधर आएगा, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, उतनी देर में तुम्हें भी तो धक्का देना है ना। उससे पहले दोगे धक्का तो किसको दोगे, क्या फायदा। उससे बाद में भी दोगे तो फिर किसको दोगे, क्या फायदा, अगर तुम यहीं खड़े हो तो। यानी कि जितनी देर यस में सर। ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, पूरा जाके वापस आएगा, उतनी देर में तुमको पुश भी करना है हर बार। तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और स्विंग की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर गई, तभी तो ऐसा कर पाओगे। यस सर। यस सर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंगिंग विल बी लार्ज, और फिर क्या होगा कि जो स्विंग का एम्पलीट्यूड रहेगा, मतलब कि जो कम होने वाला था, वेव के फॉर्म में देखें तो स्विंग का एम्पलीट्यूड कम होने वाला था, क्योंकि अगर तुम छोड़ दो एक पेंडुलम को तो वो कैसे चलेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस होके खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको मेंटेन रखते हैं ना हम लोग हर बार बराबर से, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है, ये एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगा, बराबर रहेगा। समझ में आई बात। यस यहाँ सर। पे चार्ज के फ्लो का एम्पलीट्यूड मेंटेन रखना है, मतलब करंट का एम्पलीट्यूड मेंटेन रखना है ना, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन रखें, बेस्ट है। आई बात समझ में। For an RLC circuit driven by voltage of amplitude Vm and frequency omega, we found that the current amplitude is given by Im is equal to Vm by Z। होता है ना। वो फोर्ड यस सर। और Im is equal to Vm by Z हो गया। उसके बाद Im is equal to Vm by Z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। सही है ना। यस सर। यस सर। क्लियर, ये होता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आर में तो होती ही नहीं है ना, आर में तो होती ही नहीं ना फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आर में क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, ना करंट लीड करती है ना लैग करती है, तो आर में आर का फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो नॉर्मल बिहेव करता है। ठीक है, नो फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें फ्रीक्वेंसी देखने की, समझे। तो इसको तो छोड़ दो, यस सर। मेरे मुंह से निकल एक्स गई एल और प्लीज एक्स सी में जमाने तुम फ्रीक्वेंसी कहीं है। दे मैं तो क्योंकि मर ही देखो जावा। आर क्या होता है, बाबा तुम्हारी धुनाई ना करके दीजिए। क्या आवाज आ रही है तुषार, जरूरत नहीं हो तो माइक ऑफ कर सकते हो। देखो आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, ठीक, लेकिन एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो इसमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या, ओमेगा क्या है, ओमेगा ही तो फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। ऐसे यस कर सर। ना तो इसमें तो कहीं आ ही नहीं रही है, किसमें आ रही है, इसमें और इसमें, इसका मतलब इन्हीं में बात हो रही है मैच करने की। क्लियर। तो जब वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो यहाँ पे Im का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम। तो Vm सोर्स का तो वोल्टेज तुम बदल नहीं पाओगे, इसको बड़ा करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, तो इसको तो छोड़ दो। ठीक, बचा नीचे वाली क्वांटिटी का हिसाब किताब कि उसको चेंज कर सकते हैं क्या। तो आर को चेंज करने के लिए तुमको या तो मटेरियल बदलना पड़ेगा या लेंथ ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ कंडक्टर, जो कि लगे हुए सर्किट में पॉसिबल है नहीं, है ना, या फिर उतना ज्यादा मतलब वो चीजें करने का कोई मतलब भी नहीं है इसको मैक्सिमम लेके जाने के लिए। तो इतना तो है कि डिनोमिनेटर को यानी कि z को मिनिमम करके i को मैक्सिमम किया जा सकता है, सही है। यस सर। तो z को मिनिमम करके i को मैक्सिमम करना है, तो z मिनिमम, z का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसको करना है मिनिमम। तो
इसमें आर को जीरो नहीं किया जा सकता कभी भी। मिनिमम करने का तो क्या वो होता कि ये पूरा जीरो कर दो, ये भी जीरो कर दो, और पूरा जीरो हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव तो जाएगी नहीं, रूट की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं जाएगी। ठीक है, रूट में वैल्यू होती है तो पॉजिटिव तो रहती है कम से कम। तो मिनिमम वैल्यू जेड की जीरो हो सकती थी, लेकिन वो हम कर नहीं सकते क्योंकि आर रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का खत्म नहीं किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। दूसरा क्या किया जा सकता है, ये वाला टर्म हम जीरो कर सकते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी या फिर एक्ससी माइनस एक्सएल, जो भी कहो, इसको हम कर सकते हैं जीरो। ठीक, ये पूरा टर्म जीरो होगा तो इसका स्क्वायर भी जीरो होगा, तो ये क्या बचेगा फिर, आई एम वी एम बाई अंडर रूट आर स्क्वायर नहीं बचेगा खाली, तो मतलब यस सर। आर बचेगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वी एम मैक्स। समझ रहे हो, तभी हो सकता है। यस सर। ठीक, तो ये तो हो गया, मैक्सिमम वैल्यू करंट की तो मिल गई, लेकिन किस कंडीशन पे मिली है, इस कंडीशन पे कि एक्सएल माइनस एक्ससी जीरो हो। और ये कब जीरो होंगे, जब एक्ससी इज इक्वल टू एक्सएल हो, तभी जीरो हो सकता है। दो का सब्ट्रैक्शन इक्वल होगा तभी तो कट के जीरो होगा। यस सर। और एक्ससी इज इक्वल टू एक्सएल, यही कंडीशन है रेजोनेंस की। ये देख के तुम कह सकते हो कि ये कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की। ठीक है, कि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो इसका मतलब सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, या सर्किट रेजोनेटिंग सर्किट है। ठीक, इसको और थोड़ा अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्ससी की वैल्यू है 1/ओमेगा सी, और एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल। लेकिन अगर ये कंडीशन रेजोनेंस की है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पेशल है, इसीलिए इसको हम नया नाम देंगे ओमेगा नॉट। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा होगी ही नहीं, ये स्पेशल कंडीशन है, ये है रेजोनेंस की कंडीशन। सही है, हमेशा नहीं होगी। यस सर। क्लियर हुआ। तो 1/ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल। तो यहां से अगर हम ओमेगा नॉट को एक तरफ ले लें तो 1/एल सी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा। एल यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया नीचे, ओमेगा नॉट ऊपर चला गया, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी। तो यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आई, 1/√एल सी, क्योंकि वन का तो रूट लेंगे वन ही आ जाएगा, अगर दोनों तरफ रूट ले लें, टेकिंग रूट बोथ साइड, है ना। तो क्या होगा, ओमेगा नॉट आएगा 1/√एल सी के बराबर। क्लियर हुई बात, क्या चल रही है। यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट का क्या नाम हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। स्पेशल केस में है ना वो फ्रीक्वेंसी, तो नॉर्मली सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, यस सर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सही, क्योंकि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है, हाँ, एक्ससी इज इक्वल टू एक्सएल है। हम्म, यस सर। ठीक। द अब करंट कितना हो जाएगा इस केस में, आई एम वी एम बाई जेड। आइए वी एम बाई आई एम क्यों होगा, वी एम बाई जेड होता है ना, और जेड कितना हो गया है, आर स्क्वायर हाँ, प्लस तो इसका एक्सएल एक्सी तो इक्वल हो चुका है, तो ये तो जीरो हो गया, है ना। तो बचा अंडर रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर और रूट भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ वी एम बाई आर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा करंट का, VM/R। वी एम बाई आर के बराबर, जितना रेजिस्टेंस है और जितना मैक्सिमम वोल्टेज है, डिवाइड कर लो, आ जाएगा। क्लियर, ये फिगर देखो, यस सर। ये ओमेगा के साथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का वेरिएशन है, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करंट का क्या होता है। तो कुछ ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि ओमेगा को बढ़ाते जाओ तो करंट बढ़ती जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि ओमेगा को कम करते जाओ तो करंट कम होती जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि ओमेगा को कम करो तो करंट बढ़ती जाएगी, या ओमेगा को बढ़ाओ तो करंट कम होती जाएगी। इनमें से कोई रिलेशन पूरी तरह सही नहीं है, मतलब पूरे रास्ते कुछ ना कुछ अलग हो रहा होता है। एक टाइम आता है वहां तक, मतलब एक ओमेगा की वैल्यू आती है, ठीक है, वहां तक तो करंट बढ़ती है, ठीक, और फिर उसके बाद ओमेगा अगर और बढ़ाओगे तब करंट कम होने लगती है।
कुछ समझ रहे हो? तो ये कुछ है बिफोर पता है यार तुमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले मतलब ओमेगा नॉट से पहले, बिफोर, जब ओमेगा की वैल्यू किससे कम हो, ओमेगा नॉट से, है ना, उस टाइम पे क्या होता है, ओमेगा के साथ करंट इंक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लो। हम्म, आई बात समझ में? लेकिन यस सर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद यानी कि आफ्टर आफ्टर ओमेगा नॉट, ठीक है, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी हो जाती है, तब ओमेगा बढ़ाओगे तो करंट कम होने लगेगी। फिर उल्टा हो गया, देखो यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे उल्टा हो गया कि ओमेगा बढ़ाने से करंट बढ़ रही थी, यहाँ पे ओमेगा बढ़ाने से अब करंट फिर से कम होने लगी। यानी कि बीच की एक वैल्यू आएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जिस टाइम पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। कुछ आई बात समझ में? ऐसा ही कुछ यस है, सर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी, ठीक है, ये वही है, देख रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू पे होगी, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। करंट देखो सबसे ऊपर हाईएस्ट जा रही है मैक्सिमम, ठीक, फिर कम होने लग रही है, मतलब कि ऐसा नहीं कि लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ेगी, यस सर। या कम करने से कम होगी, बीच की एक वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जहां पे करंट सबसे मैक्सिमम होगी, उससे कम पे भी करंट कम, उससे ज्यादा पे भी करंट कम। आई बात समझ में? ऐसा कुछ है, क्लियर? और ये ओमेगा का जो यूनिट है वो क्या होगा पता है? पहले हमने बताया था ओमेगा होता है चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम टेकन, है ना, ये होता है। चेंज इन एंगल किस में देखा जाएगा? रेडियन में, क्योंकि कभी भी एसआई यूनिट की बात होती है एंगल की तो वो होती है रेडियन, ठीक है, रेडियन में होती है बात। और टाइम की तो सेकंड होती है, तो रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, समझे? तो कभी भी रेडियन पर सेकंड में दिया होगा तो समझ जाना कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कंडीशन ली है, पढ़ लेना इसको कि हाँ ये अगर हम रैंडम ले लें कि वन, इसको भी वन ले लें, इसको भी वन ले लें, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी भी कुछ ऐसा कुछ आने लगेगी, इतने रेडियंस पर सेकेंड। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। रेडियन पर सेकेंड में है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज नहीं है। हर्ट्ज हो जाएगा जब तुम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC है, नॉट वाली, है ना, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? न्यू नॉट क्या हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। लीनियरली जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2 पाई अंडर रूट LC, इतना फर्क आ जाएगा, तब ये हर्ट्ज में आएगा अगर ये रखोगे तो, क्लियर? ऐसा ही यूनिट में सारे तुमने रखे तो आई बात समझ में? ऐसा ही रहेगा। अब चलें आगे। देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखा दिया गया ना, Vm/R होगा, लिखा है द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि है Vm/R के बराबर। बाकी तुम लोग पढ़ोगे तो और काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है, बस यही है। अब चलें आगे। यहाँ देख सकते हैं रेजोनेंट सर्किट्स हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। रेजोनेंट सर्किट कहाँ कहाँ काम आता है? देखो, ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी सेट। टीवी पे जो हम लोग चैनल बदलते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है टीवी अंदर से क्या कर रहा है? उस वाले चैनल का सिग्नल पकड़ने के लिए टीवी फ्रीक्वेंसी को बदल रहा है, और उस वाली फ्रीक्वेंसी पे जाके रुक जाता है जिसपे वो वाला चैनल पकड़ में आए, तभी तुमको उसी सेम स्क्रीन पे दूसरा चैनल दिखने लगता है। तुम्हें लगता है कि जादू हो गया, मतलब लगता, अब तो नहीं लगता होगा बच्चों को, लेकिन एक्चुअली लगना चाहिए कि ये जादू ही हो गया है। तो ऐसा ही कुछ है, रेडियो पे भी ऐसे ही हम, लेकिन रेडियो पे क्या है, हम लोग पूरा फ्लक्चुएशन देखते हैं, पूरा देख पाते हैं, रास्ते में आवाज भी आ रही होती है, हम लोग उसको चेंज कर रहे होते हैं तो खर 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 आवाज आती रहती है। किस चीज की होती है वो? फ्रीक्वेंसी मिसमैच होते हैं। लाइट की आवाज होती है वो, लाइट या फिर और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने आसपास घूम रही हैं उसकी आवाज होती है। मतलब नहीं, हम दूसरे गाने की आवाज नहीं बोल रहे हैं कि बीच में थोड़ा सा कुछ साउंड आ गया, साउंड वैसा वाला नहीं, खाली ऐसा बजिंग साउंड,
सिर्फ ऐसा जो घर ऐसे कुछ। आती है वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ तो उल्टी सीधी मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा तो फिर होगा ना गड़बड़। बीच में वही चक्कर हो जाता है, बीच में कोई कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है तो आवाज खाली खर खर कर आती है, क्योंकि उस लाइट में कोई बोल तो रहा नहीं। अगर बोलेगा तो आ जाएगी, जैसे भूत वूत अगर उस फ्रीक्वेंसी से तुमको सिग्नल ट्रांसफर करे तो भूत की फ्रीक्वेंसी तुम पकड़ सकते हो फिर। ठीक है, ऐसा कुछ है, समझ रहे हो? आवाज आवाज सुन सकते हो, कोई यस दिक्कत सर। वाली बात नहीं है। तो इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी सेट हो गया, द एंटीना ऑफ स्टेशंस, द सिग्नल्स picked up in the antenna acts as a source in the tuning circuit of radio। जहां से आ रहा है ना रेडियो स्टेशन से, वहां पे जो एंटीना लगा है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है। और तुम्हारे यहाँ जो लगा है या तुम्हारे रेडियो में जो एंटीना लगा है या उसके अंदर ही फिट है, वो रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है। सो द सर्किट कैन बी ड्रिवन एट मैनी फ्रीक्वेंसीज। तो तुम्हारे में एंटीना लगा है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम इसीलिए तो करता है, अलग अलग चैनल्स पकड़ता है, चाहे वो एफएम वाला हो चाहे टीवी की बात हो रही हो। टीवी भी अलग अलग चैनल ऐसे ही पकड़ती है। बट टू हियर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन वी ट्यून द रेडियो। ट्यून का मतलब ही यही होता है कि फ्रीक्वेंसी मैच करना, समझ रहे हो? एक बात बताओ, बोलते नहीं है कि दो दोस्तों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, यस सुना है? सर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे की टाइमिंग समझते हैं हर एक चीज की। ठीक है, पता चल जाता है उनको क्या होने वाला है, क्या बात हो रही है, जो दूसरों को नहीं भी पता चलेगा, तो इसीलिए बोलते हैं ट्यूनिंग अच्छी है। ठीक है, तो वही चीज है। तो इन ट्यूनिंग वी वैरी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन द turning tuning circuit such that the resonant frequency of the circuit becomes nearly equal to the frequency of the radio signal received। कैपेसिटर जो उसमें होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को वैरी करते हैं। एक्चुअली वो जो नहीं नॉब घुमा रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं हम लोग। तो इसी उसी से क्या होता है कि हम लोग वो मैच हो जाती है जब फ्रीक्वेंसी, तो वो वाला चैनल पकड़ में आ जाता है। आई बात समझ में? When this happens, the amplitude of the current with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum। कब पकड़ में आता है? आई एम करंट, मैक्सिमम होता है। हाँ करंट मैक्सिमम हो जाती है जब। ठीक है, मतलब जब फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट होती है कि करंट मैक्सिमम आने लगे तो समझ लो सिग्नल पकड़ में आ गया है, रुक जाओ। ठीक है, it is important to note that the resonance phenomenon is exhibited by a circuit only if both L and C are present in the circuit। ये देखने वाली चीज है कि रेजोनेंस तब नहीं होगा जब हम L या सिर्फ L लगाएं या सिर्फ C लगाएं, दोनों के साथ ही होगा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ये वाली कंडीशन की जरूरत होती है, L और C दोनों चाहिए। रेजिस्टेंस तो अपने आप ही आ जाता है सर्किट में, ना चाहो तो भी। ओनली देन डू द वोल्टेजेस अक्रॉस L एंड C कैंसल ईच अदर। तभी हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ R और C लगा हुआ है तो C लीड करवाएगा और उस लीडिंग को कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा। L लगा है तो वो यस लैग सर। करवाएगा, उस लैगिंग को कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो सीधी सी बात है कि करंट उस तरह से मैक्सिमम नहीं आने वाली जैसे हम लोग को चाहिए। ठीक है, C हो तो L भी हो, ताकि ये लीड करवाए ये लैग करवाए और दोनों हो जाए कैंसिल। बोथ बीइंग आउट ऑफ फेज and the current amplitude is Vm by R, the total source voltage appearing across R। जितना भी सोर्स वोल्टेज है वो सबके सब R पे नजर आ रहा होगा, वी आर ही पूरा का पूरा R हो जाएगा फिर, सॉरी R कह रहे हैं, वी आर ही पूरा का पूरा वोल्टेज हो जाएगा जो सोर्स वाला है उसके बराबर बराबर। ठीक है, कुछ भी वोल्टेज दूसरों में नहीं जाएगा, मतलब वी एल में भी सी, क्योंकि होगा ही नहीं। दिस मीन्स दैट वी कैन नॉट हैव रेजोनेंस इन आर एल और आर सी सर्किट। क्लियर है? इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है, हमको उसमें रेजोनेंस नहीं मिल सकता। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। कुछ भी डाउट यस किसी सर। को? आगे चलें फिर? यस सर, आगे चलिए। चलो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है अब? तो वैसे ही समझ में कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा कि अगर हमको बहुत प्रिसाइजली रेजोनेट करना है सर्किट बहुत अच्छे से, वही चीज हो सकती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, है ना? यानी यस कि सर। बिल्कुल अच्छे से किसी तरह फ्रीक्वेंसी मैच करवा दे। क्योंकि देखो पीछे क्या हुआ है, हमने रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़ करेगा वो मैच ना करवाने में या करने में, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यही, और ये जो है हम बोल रहे हैं ना कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी बिल्कुल एग्जैक्ट करवा देते हैं, एक्चुअली नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट हो पाता है।
तो यही अप्रोक्सीमेटली अगर हो रहा है तो ज्यादा अच्छे से हो जाए, मतलब ये है, जैसे हम बोलते हैं ना कम से कम 99.9% श्योर होना चाहिए या ऐसे कुछ है, वही चीज है यहाँ पे भी कि 100% तो नहीं हो सकता है पता है, लेकिन शार्पनेस का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम इतना इतना मतलब ज्यादा ज्यादा हो जितना हो सकता है, वही चीज है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक। द यस सर। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय दिस। करंट ये होता है पता है, क्योंकि एक्सी माइनस एक्सएल होता है, अगर हम वैल्यू रख दें एक्सएल माइनस यस सर। एक्सी, एक्सी माइनस एक्सएल कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर है, अगर तुम यहाँ एल कर दो यहाँ सी कर दो तो भी क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो माइनस इसमें प्लस इसमें लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि इसको हटाया आ गया ओमेगा एल, इसको हटाया आ गया वन अपॉन ओमेगा सी। लेकिन देखो ओमेगा नॉट नहीं है, फिलहाल ये रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। ठीक, फिलहाल ये अभी ऐसे ही कंडीशन है। क्लियर, यस सर। कोई भी रैंडम वैल्यू आएगी, लेकिन अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो हमको ओमेगा को क्या करना पड़ेगा, ओमेगा नॉट के बराबर। सही है, मतलब ये वन अपॉन अंडर रूट एल सी के बराबर। यस सर। ठीक, उस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आएगी कितनी, आई एम मैक्सिमम कितनी आती है, वी एम बाई आर, वही चीज लिखी हुई है पुरानी। सही। उसके बाद फॉर वैल्यूज ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा नॉट, ओमेगा की ओमेगा नॉट के अलावा जो वैल्यूज होंगी, उसमें क्या होगी, करंट इससे कम रहेगी। पीछे भी हम लोग देख चुके हैं ना सेम बात, कि उससे कम के लिए भी उससे ज्यादा के लिए भी करंट जो है अपने मैक्सिमम से तो मैक्स से तो कम ही रहने वाली है, आई एम अपने आई एम मैक्स से तो लेस रहने वाला है इन दोनों के लिए। सबसे मैक्सिमम कहाँ जाता है, एग्जैक्टली ओमेगा इज डब्ल्यू इक्वल टू टू सर। ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट। हाँ, डब्लू नहीं है, ओमेगा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, वही बोला गया है कि उससे छोटी या कोई भी वैल्यू के लिए, छोटी या बड़ी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट उससे कम ही रहता है, मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही रहता है। ठीक। सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज 1/√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा, मतलब अगर हम एक ओमेगा की वैल्यू चूज करें रैंडम, ठीक है, मैक्सिमम तो नहीं ले रहे हैं, मतलब आई मैक्सिमम वाली वैल्यू तो ओमेगा नॉट वाली नहीं ले रहे हैं, उसके अलावा कोई वैल्यू चूज करें फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, और ओमेगा की कौन सी वैल्यू चूज कर रहे हैं हम, जिसके लिए करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, आई एम का, नहीं मैक्सिमम वैल्यू का, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स लिखा है ना, तो यानी कि बाई√2। सही है, ये वैल्यू, इसके लिए हम ओमेगा चूज कर रहे हैं, समझ रहे हो, रैंडम चूज किया है। कौन गया, कौन आया, यस सर, मैं मेरा नेटवर्क इशू कर रहा था। अच्छा, तो क्या हुआ, क्या नहीं सुना। मतलब आपकी आवाज एक साथ मतलब रुक जाती है, फिर एक साथ ही बड़ी इस स्पीड में जल्दी आती है। जल्दी है, हाँ समझ गए, ऐसा हाँ। होता है कई बार, ऐसा लगता होगा हम बहुत जल्दी जल्दी बोल जा रहे हैं। तो अब आ रही है सही, यस सर। कहीं कुछ छूटा। सर आपने वहां तक बता दिया था कि डब्लू वो ओमेगा, सॉरी ओमेगा जब ओमेगा नॉट का बराबर होता है आई एम तो मैक्सिमम आती मैक्सिमम है, आएगा। और उसके अलावा मैक्सिमम मतलब हमेशा कम रहती है, चाहे बढ़ा दो चाहे कम कर दो ओमेगा, है ना, अदर किसी भी वैल्यू पे कम रहता है एम्पलीट्यूड करंट का। तो अभी हम रैंडम कोई वैल्यू ले रहे हैं ओमेगा की, जो कि ओमेगा नॉट से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा है, कुछ यस सर। एक्स्ट्रा है, और एक और वैल्यू जो कि ओमेगा नॉट से थोड़ी सी कम है, क्योंकि करंट की सेम वैल्यू दो जगह पे मिलेगी, तुम यहां देख सकते हो, दो ऐसे ओमेगा होंगे जहां पे करंट की वैल्यू सेम मिलेगी। देखो करंट की यही वाली वैल्यू ये यहाँ जितनी है, दो ओमेगा पे नहीं मिल रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कर भी ऐसा है, यस सर। समझ पा रहे हो ना, आई करंट यहाँ जितनी भी है इस वाले ओमेगा के लिए भी है, यहाँ पे जितना होगा, और इस वाले ओमेगा के लिए भी है सेम। तो ऐसे दो ओमेगा होंगे, और एक एक है ओमेगा नॉट के आगे और एक है ओमेगा नॉट के पीछे, तो हमने ऐसे ही मान लिया,
कि एक वैल्यू ओमेगा नॉट के आगे हमको ऐसी मिलेगी जिसपे करंट 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, और एक हमको ओमेगा नॉट के पीछे वैल्यू मिलेगी जिसपे करंट 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम जाएगी। सही है? किसी भी वैल्यू के लिए दो दो वैल्यूज मिलेंगे ना। यस सर। मैक्सिमम को छोड़ के कोई भी वैल्यू लोगे ना करंट की, उसके लिए दो ओमेगा मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो एट दिस वैल्यू द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट बिकम्स हाफ। इस वैल्यू पे क्या होगा? इस वैल्यू पे पावर हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर होती है आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर करने पे आई एम मैक्स बाई 2, इसका स्क्वायर बाई 2 और आर स्क्वायर, क्योंकि पावर तो ये होती थी, आधी हो गई, बाई 2 हो गया ना, देखो सेम चीज का बाई 2 हो गया। यस सर। कुछ आई बात समझ में? तो पावर हो जाएगी क्या? हाफ, आधी, क्योंकि 1/√2 टाइम्स है, उसके चक्कर में आई स्क्वायर होता है, पावर में आई स्क्वायर होगा तो 1/2 होने लगेगा ये। समझे? इसीलिए पावर हो जाएगी हाफ। और ये हमें चाहिए क्योंकि ये पावर लॉस में जा रही है। बात ये है, हमको पावर आधी चाहिए क्योंकि पावर लॉस में जा रही है, और डेसिपेटेड लिखा है ना, देख रहे हो, यानी कि पावर सब डेसिपेट होने का मतलब खर्च हो जा रही है, ऐसे ही फालतू में ही, हीट वीट में बन के और वगैरह। आई बात समझ में? कम पावर चाहिए, कम पावर लगाना है हमको। तो फ्रॉम द कर्व इन दिस वी सी दैट देयर आर टू सच वैल्यूज ऑफ ओमेगा, से ओमेगा 1 ओमेगा 2। दो ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जिसके लिए करंट ऐसा हो, वन ग्रेटर एंड वन अदर स्मॉलर देन ओमेगा नॉट, एक थोड़ी बड़ी और एक थोड़ी उससे छोटी ओमेगा नॉट से। सही? एंड सिमेट्रिकल अबाउट ओमेगा नॉट, और ये भी है कि उससे एग्जैक्टली लेफ्ट राइट में बराबर डिस्टेंस पे होगी, यानी कि ये जो गैप आएगा ओमेगा नॉट का ओमेगा 1 से या फिर ओमेगा नॉट का ओमेगा 2 से, वो बिल्कुल बराबर है। तभी तो हमने दोनों में डेल्टा ओमेगा लिखा है, यानी कि यहाँ अगर ओमेगा नॉट है और यहाँ पे ओमेगा 1 है और यहाँ पे ओमेगा 2 है, तो ये गैप भी समथिंग डेल्टा ओमेगा है, तो ये गैप भी समथिंग डेल्टा ओमेगा ही होगा। आई बात समझ में? अगर अगर ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे हैं कि करंट की सेम सेम वैल्यू आ रही है, तब। हमेशा नहीं। रैंडम ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेलेक्ट नहीं करने हैं, करंट की एक सेम वैल्यू के लिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेलेक्ट करने हैं, तो वो ओमेगा नॉट से बराबर डिस्टेंस पे होंगे, लेफ्ट में और राइट में, ये बोला जा रहा है। तो वहां डिस्टेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, बराबर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे होंगे। आई बात समझ में? यस सर। बस वही चीज है। वन, हाँ ये हो गया, तो इन दोनों को लेट कर लिया हमने। ठीक। अब अगर हम इनका गैप निकालें, मतलब ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, गैप निकालें इनका गैप, तो बताओ क्या आएगा? यहाँ ओमेगा नॉट था, ये गैप आएगा 2 डेल्टा ओमेगा। गैप कैसे आएगा? एक से दूसरे को माइनस करके गैप आ जाएगा, क्योंकि इधर यस सर। इधर अगर जीरो चल रहा है तो ओमेगा 1 तक का माइनस ओमेगा 2 तक का, तो ये गैप नहीं आ जाएगा? यही कह रहे हैं। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आ जाएगा गैप, लेकिन इस तरफ भी है ये डेल्टा ओमेगा, इस तरफ भी है डेल्टा ओमेगा, तो दोनों तरफ मिला के 2 डेल्टा ओमेगा गैप आने लग रहा है। कुछ आई बात समझ में? यस 2 सर। डेल्टा ओमेगा गैप आएगा। और इसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ। समझे? बैंडविड्थ सुना तो होगा बैंडविड्थ के बारे में, लेकिन पता था क्या होता है या नहीं सुना है? नहीं सर। सुना ही नहीं है सर बैंडविड्थ? कंप्यूटर लाइन में तो सुना। हाँ वही, बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी का बैंड, फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ से यहाँ तक, उसी को तो बैंडविड्थ बोलते हैं। कंप्यूटर वाले में भी तो होती है। समझ में आई बात? वही चीज है, बैंडविड्थ मैच नहीं कर रही है वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, वही है। यस सर। ठीक है। इंटरनेट स्पीड में यही होता है। क्योंकि इंटरनेट स्पीड भी तो सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल भी तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल कर रहे होंगे, तो वो बैंडविड्थ मैच नहीं करेगी तो ठीक से नहीं आएंगे, काम आएंगे, है ना? यस सर। फ्लक्चुएशंस होंगे। ठीक। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? बैंड
विड्थ। सही। लेकिन हम चले कहाँ से थे? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को लेके चले थे, आज तक मिला नहीं, अब मिल जाएगा। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये होता है शार्पनेस ऑफ resonance. Omega naught upon 2 delta omega is regarded as measure of the sharpness of resonance. आई बात समझ में? यस सर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यही होगी शार्पनेस फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा नॉट 2 डेल्टा ओमेगा। क्लियर है? तो अब इसके लिए यस हमको सर। फिर बैंडविड्थ अगर निकालनी है हमको, तो उसके 2 तो ठीक है, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू तो पहले निकालनी पड़ेगी ना, तब तो आएगी बैंडविड्थ। तो देखें, करते हैं इसको। देखो ये क्या है, 1/√2 टाइम्स आई एम मैक्स फॉर ओमेगा 1, है ना। हम इसको इसमें से एक को उठा रहे हैं। ओमेगा 1 ऐसी तो वैल्यू ली थी जिसकी वजह से करंट की मैक्सिमम वैल्यू 1/√2 टाइम्स है, मतलब करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से 1/√2 टाइम्स है, इसीलिए तो ओमेगा 1 लिया था। वैसे ही ओमेगा 2 भी लिया था, तो यस सर। उसमें से एक लेके चलते हैं पहले। ठीक है, इसको फिलहाल थोड़ा मिटाएं, जगह खाली हो। एक लेके चलें, मतलब कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ऐसे। सही। अब देखना आई एम क्या हो जाएगा फिर, वी एम बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी स्क्वायर। ये हो जाएगा क्योंकि 1 के लिए लेके चल रहे हैं ना, तो यस ओमेगा सर। में एक ओमेगा 1 आ जाएगा। लेकिन इसके लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए आई एम की? आई एम मैक्स अपॉन √2, इसीलिए तो ओमेगा 1 लिया था ना, ताकि करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स आ जाए। ये आनी है इसके लिए वैल्यू। ठीक, यस सर। तो हम यहीं पे लिखते हैं आई एम मैक्स डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये वैल्यू आनी है करंट की। लेकिन आई एम मैक्स ये होता कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वी एम बाई आर होती है। यस सर। तो आई एम मैक्स बाई √2 क्या हो जाएगा, वी एम बाई √2 आर। सही। तो हम लेफ्ट में लिख सकते हैं वी एम बाई √2 आर। सही है, क्योंकि आई एम मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वी एम बाई √r। समझ में आया? √2 यस सर। राइट में भी वी एम बाई अपॉन में समथिंग है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी स्क्वायर। वी एम कैंसिल, तो √r स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 आर। ये आएगा, इसको उधर ले जाएं, ये इक्वल टू में आ जाएगा। अब अगर हम स्क्वायर करें यस बोथ सर। साइड, स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी स्क्वायर। रूट हट चुका है इधर का, इधर 2 का मतलब √2 का आ जाएगा 2 और आर का आर स्क्वायर। यस सर। सही, ये हो गया 2r स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर अब उधर लेके जा सकते हैं, क्या हो जाएगा फिर, माइनस का आर स्क्वायर, और 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या बचेगा, आर स्क्वायर 2 माइनस 1 1r स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। अब हम रूट ले लें, टेकिंग रूट ले लें तो ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू आर। सही। यहां तक कुछ भी डाउट किसी को? कुछ डाउट आया तो बताओ। प्रियांशु, हेलो। यस सर। तुषार, आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आया जहां तक बताया अभी? यस सर। प्रियांशु, तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? प्रियांशु, आवाज आ रही है?
हेलो। हेलो हेलो। हाँ प्रियांशु, आवाज चली गई थी क्या? लगता है आवाज नहीं आ रही इसको। हेलो। यस सर। हम्म। तो शायद तुम्हें तो आ रही है, प्रियांशु की बात कर रहे हैं, उसको शायद आवाज नहीं आ रही। सर उसको नेटवर्क इशू कर देती है शायद। हाँ लग रहा। लीव कर गया क्या वो? यस सर। अच्छा, चलो 1 मिनट आने देते हैं, नहीं तो छूट जाएगा। क्या हुआ? आया नहीं अभी तक। अब देखा शायद। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। क्या हो जा रहा है इस नेट को? सर अब एयरप्लेन मोड लगा के फिर करा मैंने। क्या करके? एयरप्लेन मोड लगा कर फिर चलाया। अच्छा अच्छा, हाँ वो हो जाता है कभी कभी। सही किया। चलो यहाँ तक तो देख लिया था ना यस सर। कि ये था, स्क्वायर किया तो ये आया, आर स्क्वायर उधर ले गए, एक 2r² माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बचा, तब रूट ले लिया तो ये बचा। सही है। लेकिन हमें यस सर। ये तो निकालना नहीं है, हमें ओमेगा 1 नहीं निकालना है ना। हमें क्या निकालना है? डेल्टा ओमेगा, ताकि हम बैंडविड्थ निकाल पाए 2 डेल्टा ओमेगा करके। यस सर। ठीक है, उसके बाद हम शार्पनेस निकाल पाए, तो हमें डेल्टा ओमेगा की वैल्यू चाहिए, नहीं पता है ना कितनी है। ठीक। तो यहां से हम इसको लिख लेंगे, ओमेगा को ओमेगा नॉट एल, सॉरी ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा एल। सही। और -1 ओमेगा नॉट डेल्टा प्लस डेल्टा ओमेगा आर सी इज इक्वल टू आर। ये आ जाएगा। ओमेगा का 1 की वैल्यू बस यस रख सर। दिए और कुछ नहीं किया। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व अलग ही तरीके से करेंगे, ध्यान देना बड़े आराम से। ओमेगा नॉट को हम बाहर ले लेंगे, बाहर एल भी रखा हुआ है तो बाहर आ जाएगा ओमेगा नॉट एल, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, माइनस यहां से भी ओमेगा नॉट ले सर लेंगे ओ बाहर। हाँ बताओ। सर आपने ओमेगा नॉट कॉमन लिया या बाहर लिया सिर्फ? कॉमन लेना बाहर लेना अलग बातें होती हैं क्या? यहां से इस ब्रैकेट से अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से तो आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे है नहीं ओमेगा नॉट तो डिवाइड में नहीं आ जाएगा। यस सर। हो गया। और एल बाहर पहले से था तो एल का ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बस यही तो लिखा है, और कहाँ कुछ है। समझे? यस सर। अभी इसमें से लेना बाकी है, इसमें से ले रहे हैं तो ओमेगा नॉट ले लिया कॉमन, सी बाहर रखा ही हुआ है तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू
आर, ये बचेगा। यस सर। अब हम अगर इसमें से फिर से क्या करें, हाँ यहाँ से हम ओमेगा नॉट की वैल्यू या एल या सी में से किसी की वैल्यू, जैसे मान लो सी की वैल्यू उठा के रखें। जैसे कि ओमेगा नॉट क्या होता था, 1/√LC होता था। तो ओमेगा यस नॉट सर। का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा। तो यहाँ से 1/C की वैल्यू क्या आएगी, एल ओमेगा नॉट स्क्वायर, सही, या ओमेगा नॉट स्क्वायर एल। तो ये 1/C की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन यस सर। ओमेगा नॉट माइनस 1/C की वैल्यू रखनी है, तो मतलब ऊपर ही आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर एल, सही, और नीचे वो एक ओमेगा नॉट बचेगा और एक 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट बचेगा और उस तरफ आर बचेगा। हाँ यहाँ पे एक एल भी है। हाँ ठीक है, इसको तो चेंज नहीं किया ना, अभी ये तो ऐसे ही आया समझ में। क्या आ गया, यस सर। 1/C गायब हो गया, ओमेगा नॉट एल स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर एल आ गया। तो एक ओमेगा नॉट एक कट नहीं जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ऊपर एक ओमेगा नॉट और एल। यहाँ भी एक ओमेगा नॉट एल बचा, यहाँ भी बचा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इसको, सही। तो हम ओमेगा नॉट एल भी ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, सही, और माइनस में 1/1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। अब ये दोनों हैं तो सेम है ना, लेकिन एक अपॉन में है। तो या तो हम करें एलसीएम वगैरह लें, जो है बड़ी बेवकूफ़ी, स्क्वायर होने लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आने लगेंगे, फायदा नहीं है उसका। तो हम इसको बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे, देखो, 1/1 प्लस ओमेगा नॉट, मतलब कि 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर अगर ले जाएं ब्रैकेट को, तो इसको पावर -1 लिख सकते हैं, सही है। जैसे 1/x यस लिखा सर। हो और x टू द पावर -1 लिख सकते हैं उसको, ऐसा ही कुछ। ठीक है, लिख दिया। अब हम इसमें लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की पावर -1 में। ये है बाइनोमियल फंक्शन के जैसा। बाइनोमियल होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग n करके। हम्म, और ये n कैसा होना चाहिए, हम्म, ये n होता है, देखो n का x होता है लेस देन 1, x 1 से काफी छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे भी ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा, ये तो छोटी सी रेंज होगी, लेकिन ओमेगा नॉट तो बड़ा होगा ना। तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये 1 से छोटा नहीं हो गया। यस सर। क्लियर है ना, कैसे ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, और डेल्टा ओमेगा बस रेंज है छोटी सी, वो बहुत कम होगा। तो एक न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो फिर वैल्यू 1 से काफी छोटी आएगी या 1 से छोटी आएगी। ठीक, तो यहाँ पे x की ये जो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए वो ये कर भी रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये जब एक्सपेंशन होता है तो 1 प्लस, हाँ 1 माइनस, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म माइनस एन एक्स ऐसे आने लगता है। ठीक, अपने आप ये माइनस का ही एन होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर -n। ठीक है, तो माइनस एन एक्स ऐसे आने लगता है, फिर प्लस करके समथिंग एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर माइनस करके एक्स क्यूब का टर्म आता है। तो एक बात बताओ, जो नंबर 1 से छोटा है, जैसे कि मान लो 0.5, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.25, यानी कि इससे भी छोटा। और अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0.125, यानी कि और छोटा है। यस यानी कि सर। जितना हम पावर बढ़ाते जाएंगे वो वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, 1 के सामने ये सारी वैल्यूज होती हैं छोटी, तो 1 लेते हैं, नेक्स्ट टर्म लेते हैं, बाकी सबको कर देते हैं नेग्लेक्ट बाइनोमियल में। आई बात समझ में। और बस इतना ही हमारा इस चीज का आंसर आ जाता है। कुछ आ रही बात समझ में, कैसे हुआ, यस सर। ये एन मल्टीप्लाई हुआ इसमें। तो ऐसे ही अगर इसमें देखें हम, तो ये इसकी, इसका क्या आना चाहिए, 1 माइनस, यानी कि 1 - 1, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू ही है। डेल्टा, सॉरी हाँ ठीक है, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट।
आ जाएगा। और पावर में तो कुछ लगेगा नहीं, बस यही आ जाएगा, क्योंकि ये x के जैसे था, n की जगह पे 1 था, है ना, तो यहाँ 1 आ गया, माइनस लगना था, लग गया, प्लस से माइनस हो गया था ना, ये देख रहे हो। यस सर। तो सेम वैल्यू आई, क्या आया, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। कुछ डाउट है कि ये आएगा? नो सर। इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब अगर हम यहाँ रख दें तो कैसे आएगा, ये कुछ ऐसा आने लगेगा। सही, यहाँ देखो ना, हमने चेंज कर दिया। यस सर। तो फिर ये माइनस को भी अंदर ले जाएं, तो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस अंदर ले जाओ, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट हो जाएगा। सही है, तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, 1 तो 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट एल इंटू 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, पॉजिटिव भी ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू आर, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट हो गया कैंसिल। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या आई, आर अपॉन 2 एल। मिल गई वैल्यू, यस सर। यही निकालना था, क्योंकि ये आ गया तो बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, बैंडविड्थ क्या आ जाएगी फिर, 2 डेल्टा ओमेगा है आर बाई 2 एल, बैंडविड्थ आ जाएगी आर बाई एल। सही, यस सर। अगर ये आ गया तो बैंडविड्थ भी आ गई, और बैंडविड्थ अगर आ गई तो उसको हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। यस सर। क्या आएगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यानी कि 2 डेल्टा ओमेगा, और ये किसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आर बाई एल। तो ओमेगा एल बाई आर हो गई हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। आई बात समझ में? अब ये वैल्यूज ऐसी यस चीजों में सर। आ रही है जो चीजें हमें पहले से पता होती हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं अंडर रूट एल सी। ठीक, इंडक्टर हमने लगाया, रजिस्टर हमने लगाया, तो इसीलिए उसकी वैल्यूज भी हमें मालूम होती हैं, तो सीधे उनकी वैल्यूज में आ गया है 1 ओमेगा नॉट एल बाई सी, एल बाई आर। सही, तो इसीलिए ये आ गया, और इसी को ओमेगा नॉट एल बाई आर को ही हम एक और चीज बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, मतलब क्यू भी बोलते हैं। आई बात समझ में? यानी कि यही क्यू है ओमेगा नॉट डेल्टा 2 डेल्टा ओमेगा भी, और ये भी, दोनों वैल्यूज बोल सकते हो। समझ में आई बात? ये चक्कर है। यस सर। तो यहां से अगर देखें तो यहां से डेल्टा ओमेगा की वैल्यू भी आ सकती है ना, या 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ सकती है, 2 डेल्टा ओमेगा चले जाओ, लेके चले जाओ लेफ्ट में, तो ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नहीं आ जाएगा, यानी कि बैंडविड्थ की वैल्यू भी आ सकती है, किससे, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू बैंडविड्थ, या फिर क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, सेम बात है। क्लियर? ये सब हो रहा है, कुछ डाउट है? नो सर। तो जब Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर हो सकता है, तो पहली बात ओमेगा नॉट की तो वैल्यू होती है, या फिर अगर समझ लो इसको C में चेंज करना है तो L की वैल्यू निकाल के रख दो, ओमेगा नॉट का स्क्वायर होता है 1 अपॉन एल सी, तो L की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो L इधर ले जाओ, ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ नीचे ले जाओ, तो L की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर C। सही है, एक ओमेगा नॉट कट जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी। समझ रहे हो? आर की पोजीशन दोनों में नहीं बदली, ठीक, लेकिन एल और सी की बदल गई, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्वालिटी फैक्टर या फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। कहीं कुछ डाउट? यस सर। नो सर। पक्का ना? क्लियर है, सीधा सीधा है, ये इतना अजीब सा नहीं है। ठीक, ये भी वैल्यू आ जाएगी क्वालिटी फैक्टर की, मतलब कई सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये सब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के भी फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना, एक ही चीज है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। ठीक, we can see from figure this that if the resonant frequency is less sharp
अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम शार्प है, नॉट ओनली इन द मैक्सिमम करंट लेस, करंट तो लेस होगी, मैक्सिमम से तो कम होगी क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की शार्पनेस कम है ना। एग्जैक्टली रेजोनेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पा रही, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रही है। लेकिन और भी एक चीज होगी, द सर्किट इज क्लोज टू रेजोनेंस फॉर द लार्जर रेंज ऑफ डेल्टा ओमेगा, यानी कि अगर ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, बैंडविड्थ की वैल्यू बड़ी है, ज्यादा दूर तक है, तो फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा होंगे फिर, समझ रहे हो। एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा पास वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ यहाँ कहीं पे ऐसे, तो एक्चुअल से तो थोड़ा ज्यादा ही दूर रहेगी ना। और अगर वही ये इतना ना होता, कम होता, पास होता, तो समझ पा रहे हो क्या बात हो रही है, ये पास होते, बैंडविड्थ कम होती, तो बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना अच्छा है, क्लोज टू रियल वैल्यू रहेगा, यानी कि डेल्टा ओमेगा की बहुत पास पास की ही वैल्यू ही फ्लक्चुएट करेंगे, यानी कि ज्यादातर एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए रेंज ऑफ डेल्टा ओमेगा ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड द ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट विल नॉट बी गुड। लार्जर रेंज होगी ना उसकी, बड़ी रेंज होगी डेल्टा ओमेगा की, जो कि अच्छी बात नहीं है, उसकी रेंज छोटा होना अच्छी बात है। जैसे कि हम एक टारगेट को हिट कर रहे हैं, आर्चरी खेल रहे हैं या फिर शूटिंग हो रही है, तो एक टारगेट को हिट कर रहे हैं, तो बुल्स आई के पास हिट करना ज्यादा सही है या फिर लंबे चौड़े डिस्टेंस पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे कवर करके, ये एट सब द गलत है, पॉइंट। सीधे। और एट द पॉइंट नहीं भी अगर होगा तो कम से कम उसके क्लोज, इसी चीज को शार्पनेस बोलेंगे। यहाँ पे भी वही चीज है कि बैंडविड्थ कम रहेगी, तो इसका मतलब है कि ओमेगा नॉट से थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम फ्रीक्वेंसीज फ्लक्चुएट करेंगी, तो ज्यादातर तो क्लोज टू नेचुरल वैल्यू रहेंगी ना फिर। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या है, ज्यादा लार्जर ओमेगा नॉट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा कि अच्छा सर्किट नहीं बनेगा, लिखा है ना ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट विल नॉट बी गुड, सही से ट्यूनिंग नहीं रहेगी उसकी, ठीक है, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेंगी, नॉइज ज्यादा रहेगी। सो लेस शार्प द रेजोनेंस, लेस इज द सेलेक्टिविटी ऑफ सर्किट और वाइस वर्सा, यानी कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे किसी भी सर्किट को, उसका रेजोनेंस है वो अच्छा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, मैच करना, मैच करने का सिस्टम फ्रीक्वेंसी का, समझ रहे हो। तो शार्पनेस देख के लेंगे, क्लियर, बस वही है। यस सर। वी सी दैट इफ क्वालिटी फैक्टर इज लार्ज, अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो सोचो, ओमेगा नॉट तो फिक्स रहता है, डेल्टा ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, अपने आप कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर ऑपोजिट है तो छोटी हो जाएगी, ठीक है। आर इज लो और एल इज लार्ज, ये भी कह सकते हैं ओमेगा नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो या तो इंडक्टेंस ज्यादा होगा या रेजिस्टेंस कम होगा या दोनों होंगे। हम्म, और इसका मतलब है कि ये सर्किट अच्छा है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होने का मतलब सर्किट अच्छा है, अच्छी ट्यूनिंग होगी। आई बात समझ में, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। आर कम, इंडक्टेंस ज्यादा, तो क्वालिटी फैक्टर अच्छा, आर ज्यादा, इंडक्टेंस कम, तो क्वालिटी फैक्टर खराब, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया सही से, अब आगे चलें। पावर इन एसी सर्किट काफी हद तक तुम लोगों को पता ही है, ज्यादा कुछ इसमें बताने का नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं। इसमें से वैसे भी वो हट गया है, क्या नाम है, पावर फैक्टर, लेकिन नॉर्मली पावर इन एसी सर्किट तो है ना, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, वी क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, और आई क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई लेके चल रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि उसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा है या रजिस्टर और इंडक्टर लगे हैं या रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हैं या ये दोनों लगे हैं, कुछ नहीं पता है। तो रैंडम केस में हम मान के चल रहे हैं कि आई जो है वो किसी फेज डिफरेंस में है वोल्टेज के साथ, 5 फेज डिफरेंस में, ठीक है। अब हो सकता है ये फाई की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आए, इसका मतलब करंट लीड कर रही होगी, हो सकता है ये फाई की कुछ नेगेटिव वैल्यू आए, इसका मतलब करंट लैग कर रही होगी, और हो सकता है ये फाई की 0 वैल्यू आए, इसका मतलब है कि सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें एल और सी लगे ही नहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई फेज डिफरेंस ना आए तो। क्लियर है क्या बात हो रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सर्किट यस रेजोनेंट सर। सर्किट है,
अगर फाई की वैल्यू 0 आई तो ये भी हो सकता है कि सर्किट रेजोनेंट सर्किट है, उसमें लगे तो तीनों हैं लेकिन बैलेंस वे में लगे हुए हैं। क्लियर? जितना लीड उतना ही लैग। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। वी एम आई एम, एक तो है साइन ओमेगा टी और एक है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब किसी को पता है साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, या साइन सी साइन डी जैसा पढ़ा हो तो? पहली बात तो दो दो साइन साथ में मल्टीप्लाई में आते कहाँ हैं? किस सिचुएशन में आते हैं? हम्म? बताओ। कॉस के फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी या कॉस कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी में आते हैं। इन दोनों याद में। है सर इसका 1/2 cos a माइनस बी और cos a माइनस a प्लस बी। हम्म याद आया, वही चीज है। यस सर। तो साइन साइन कब बचेगा? कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होगा ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये करना पड़ेगा तभी आएगा। और इसको भी 1/2, यस सर। इसको भी 1/2, यस तब सर। आएगा साइन ए साइन बी के बराबर। सही है। तो यहाँ पे यस सर। ए अगर हम इसको मान लें, क्योंकि किसी को भी ए किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ए इसको मान लें बी इसको मान लें, है ना? तो क्या होगा? वी एम आई एम बाई टू, क्योंकि वो 1/2 हमने बाहर ले लिया, कॉस ए माइनस बी मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कैंसिल, कॉस फाइव बचेगा, माइनस यस ए सर। प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? तो ये तो हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन एवरेज पावर, एवरेज में क्या होगा? देखो इसको तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है। टाइम कहाँ आ रहा है इसमें? देखो इसको कोई मतलब ही नहीं है एवरेज से, इसको है, यहाँ पे टाइम आ रहा है। और कॉस थीटा हमेशा ही एवरेज में 0 आएगा, सीधी सी बात है। भले वो 2 ओमेगा टी प्लस फाइव करके थीटा को लिखा गया हो या जैसे भी लिखा गया हो, कॉस का एवरेज एक पूरे साइकिल में 0 ही आता है। तो एवरेज में क्या होगा? ये टर्म हो जाएगा गायब, क्या बचेगा? वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव। आई बात समझ में? यस सर। ये भी फॉर्मूला सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ वी एम आई एम कॉस फाइव। लेकिन इसको अगर हम चेक करें, ये वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू लिखा जा सकता है ना। टू को हम तोड़ लें रूट टू में, तो वी एम बाई रूट टू अलग, आई एम बाई रूट टू अलग लिख लिया। तो वी एम बाई रूट टू क्या होता है? वी आर एम एस। और आई एम बाई रूट टू क्या होता यस सर। है? आई आर एम एस कॉस फाइव। तो इसीलिए एवरेज पावर क्या आ गई? वी आई कॉस फाइव। समझ रहे हो? और क्योंकि यस सर। पावर सिर्फ वी आई होती है, लेकिन यहाँ एक कॉस फाइव आ रहा है, तो ये एक फैक्टर है पावर का, इसीलिए इसका नाम है पावर फैक्टर। किसका नाम? कॉस फाइव का, क्योंकि यहाँ पे पावर के फैक्टर के तौर पे आ रहा है ये, पावर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यस सर। तो इसका नाम हो गया पावर फैक्टर। समझे? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? नो सर। चलो, तो पावर फैक्टर हो गया, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। बस यही है। पावर फैक्टर तुम लोगों में से हट गया है, देख लो एक बार, हट गया है ना, इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं। मतलब आगे इसके केसेस हैं कि पावर फैक्टर इतना हो जाए तो क्या, पावर फैक्टर उतना हो जाए तो क्या, पावर पे क्या असर पड़ेगा, वो है नहीं, ज़्यादा हट गया है। देखो जरा, वॉटलेस करंट वगैरह भी हट गया था, जो इसी से जुड़ा हुआ है।
यस सर, पावर फैक्टर और वॉट लेस करंट दोनों हट हट गए। गया ना सब, तो ये सब मतलब कि केसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही बात है बस। इन केसेस में वही चीज हो रही है कि पावर फैक्टर इतना है तो क्या, उतना है तो क्या। पावर मैक्सिमाइज करने के लिए पावर फैक्टर को कितना होना चाहिए, पावर को मैक्सिमम करने के लिए पावर फैक्टर को 1 होना चाहिए, वही चीज है। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया, यानी कि ये चीज हो गई। इसके बाद आता है एलसी ऑसिलेशंस, और उसके बाद आएगा क्या, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर। हम्म तो एलसी ऑसिलेशन है, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर्स। बताएं, ध्यान देना। यस सर। ऑसिलेशंस पहली बात तो बोलते हैं वही, जैसे पेंडुलम में भी होता है, या फिर तुम ऐसे ही अगर टू एंड फ्रो मोशन करते रहो, कहीं जाओ वापस आओ फिर जाओ फिर वापस आओ, यही करते रहो, तो इसको ऑसिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन मतलब इंडक्टर कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेशन। तो ये तो सर्किट होता है, इसमें हम कोई सोर्स नहीं लगाते हैं, कोई पावर सोर्स नहीं है, समझे। इसमें बस हम एक कैपेसिटर को चार्ज करके लगा देते हैं, चार्ज कैपेसिटर लगा देते हैं बस। और वो खुद ही एक बैटरी ऐसा काम करना शुरू कर देता है, सही। और एक चार्ज कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं इंडक्टर के साथ, सीधे सीधे, कुछ नहीं लगा इस सर्किट में और कहीं भी नहीं, यानी कि कोई पावर सोर्स नहीं है, कोई रजिस्टर और नहीं, कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, और इन सब का रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, कोई अलग से रेजिस्टर लगा नहीं और इनका रेजिस्टेंस हम मानेंगे नहीं, समझ रहे हो, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो क्या होने लगता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो वो बैटरी जैसा काम करेगा, तो वो करंट देने लगेगा, इसको करंट देगा इसमें। और हाँ, बैटरी जैसे 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 इसका चार्ज खत्म होगा, इसका चार्ज जैसे जैसे डिक्रीज होगा, वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि करंट देने में ही तो वो चार्ज खत्म हो रहा है, खाली हो रहा है। तो करंट अगर यस इंक्रीज, सर। प्राइवेट किस्म के दी है। और एक इंडक्टर में करंट अगर इंक्रीज हुई तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो फिर अपोज करेगा वो इंडक्टर फ्लक्स के इंक्रीज का, वो फ्लक्स को डिक्रीज करवाना चाहेगा, जिसकी वजह से वो रिवर्स डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। यस सर। लिबर्टी हम्म वो अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप कर देगा, ठीक, वही बात हो रही है। और ईएमएफ भी डेवलप कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से पहले क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, फुल चार्ज, तो वो पूरा डिस्चार्ज होकर पूरी करंट इसको देगा, यानी कि इसको खूब करंट बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, तब तक इसमें फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा, और एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती रहेगी, एक तरह से देखा जाए तो। फिर जब ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तब तक इसमें जो है ईएमएफ डेवलप हो चुका है। अब ईएमएफ की वजह से रिवर्स डायरेक्शन में फ्लक्स आने लगेगा, मतलब एक फ्लक्स का नेगेटिव चेंज आने लगेगा, यानी कि आप फ्लक्स डिक्रीज करेगा, वो करंट को मेंटेन रखने के लिए फ्लक्स को अब डिक्रीज होना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ये उसको भी अपोज करेगा, कि डिक्रीज ना हो, लेकिन एक करंट डेवलप होगी, और उस करंट से फिर ये कैपेसिटर दूसरी डायरेक्शन से चार्ज होने लगेगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा, फिर इस तरफ नेगेटिव, ठीक। और फिर यही काम कि कैपेसिटर फुल चार्ज होगा और ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, सारी करंट गायब हो जाएगी और कैपेसिटर हो जाएगा फुल चार्ज। हम बोला ना, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो करंट को जीरो कर देता है, सर्किट में कर देगा। फिर करंट डेवलप होगी, कैपेसिटर अब फिर से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, और यही चलता रहेगा, समझ रहे हो। कैपेसिटर फुल चार्ज था, इसने यस पूरी सर। एनर्जी इसको दे दी, फिर ये फुल चार्ज टाइप का हो गया है, इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी है, अब ये एनर्जी वापस से इसको दे देगा, ठीक है अपनी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इसमें जब स्टोर होगी तो वो मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक और फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल, यही साइकिल चलता रहेगा। इसी चीज को बोला जा रहा है ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस। आई बात समझ में। यस सर। अब देखना, इस सर्किट में अगर हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसके अक्रॉस कितना, Q बाई सी, और इसके अक्रॉस कितना,
ईएमएफ तो ऐसे डेवलप हुआ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो इसके क्रॉस हम ये देखेंगे तो उल्टा आएगा, तो वही माइनस एल डी आई बाई डी टी ही आएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? यस सर। दोनों का सम जीरो कर दिया हमने। लेकिन इसको अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे? क्यू की वैल्यू, आई की वैल्यू रख सकते हैं। पहले तो इसमें से एल कॉमन ले लो, क्या आएगा? क्यू बाई एल सी माइनस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब एल को यहाँ डिवाइड में ले जाओ तो वो पूरा हो जाएगा जीरो, ये बचेगा। अब आई को क्या रख सकते हैं? अभी हमने बोला ना कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है तब करंट को इंक्रीज होने को मिल रहा है, करंट राइज कर रही है, तो इसका मतलब करंट को हम चार्ज का रेट ऑफ चेंज का नेगेटिव मान सकते हैं फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटर में जितनी चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है उतना ही करंट को इंक्रीमेंट मिल रहा है, जितनी तेजी से चार्ज डिक्रीज हो रहा है उतनी तेजी से वो इंक्रीज हो रहा है करंट। ठीक है, तो आई को माइनस डी की बाई डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर रख दो आई तो क्या आएगा? एक तो पहले ही से डी बाई डी टी है, ऊपर से चार्ज में फिर डी बाई डी टी है, तो दो बार हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे, तो प्लस डी टू क्यू बाई डी टी टू हो जाएगा। ठीक है, यस समझ में सर। आया ना? और एक ये क्यू बाई एल सी बचा हुआ है प्लस का, लिख देंगे इज इक्वल टू जीरो। और ये क्यू बाई एल सी को वन बाई एल सी क्यू लिखेंगे ऐसे। उसका रीजन, क्योंकि ये इक्वेशन एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से मैच करती है। कैसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है, एक मीन पोजीशन होती है, उसके लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, फिर लेफ्ट आते हैं, फिर यस सर। वापस जाते हैं। तो उसमें क्या हो रहा होता है? डिस्प्लेसमेंट। मान लो कहीं यहाँ पे है कभी, तो एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड है इस समय, पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में होंगे। तो डिस्प्ले, इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है ए माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वी, हाँ नहीं वी नहीं, एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन है ये, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं हो रहा होता है ऑसिलेशन, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो a माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। और a को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, a को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना? तो यस सर। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख पाएंगे? डी टू एक्स बाई डी टी टू लिख पाएंगे। ये होती है एस एच एम की इक्वेशन। और इसको देखो और इसको देखो, और सॉरी ये प्लस होता है, इसको देखो और इसको देखो, बहुत सिमिलैरिटी नहीं है। यस सर। वहां पे पोजीशन का चेंज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज का चेंज हो रहा है, चार्ज कम ज्यादा हो रहा है, वहां पोजीशन कम ज्यादा हो रही थी, सही है। और यहाँ पे Q, बिल्कुल Q किसको रिप्लेस कर रहा है? X को। लेकिन 1 अपॉन एल सी किसको रिप्लेस कर रहा है? ओमेगा नॉट को, सॉरी ओमेगा नॉट स्क्वायर को, ओमेगा नॉट स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा है। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अगर 1 अपॉन एल सी है तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये तो फिर से ऑसिलेशन वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला आ गया। यानी कि अगर हम एक रेजिस्टर ना लगाएं, कोई सोर्स ना लगाएं, उनके हिसाब से इनको मैच ना करना पड़े, तो आपस में ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही काम करते हैं खुद ही। आई बात समझ में? और उसका रीजन भी है ना, यस सर। कैपेसिटर कितना लीड करवाता है? पाई बाई टू। और इंडक्टर कितना लैग करवाता है? पाई बाई टू। आगे बढ़ा तो बाई देखना टू। फूटा है वो। लीड लैग होके कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि और कोई तो डिस्टर्ब करने के लिए है नहीं। हो जाएगा? क्लियर है ना क्या चल रहा है? तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको उससे मतलब ऑसिलेशन से या एसएचएम से मैच करके लिख सकते हैं। देखना, ये इक्वेशन मैच कर गई तो ओमेगा नॉट क्या आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक, ये तो आ गया। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन सॉल्व थोड़ी ना हुई, अभी तो बस मैच करवाया है, फ्रीक्वेंसी पता चल गई है, इतना है।
लेकिन फ्रीक्वेंसी पता चलने की वजह से एक चीज तो हो जाएगी अच्छी। ओमेगा नॉट अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओमेगा तो नहीं, ओमेगा नॉट है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम क्यू की एक इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, क्यू एम साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता यस चलेगी सर। तभी तो ये वाली इक्वेशन आएगी। इस वाली इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा चाहिए होता है ना, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है तभी तो इक्वेशन आ पाती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गई तो इक्वेशन लिखा जा सकता है, लेकिन ये साइन नहीं होगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? साइन फंक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम कॉस फंक्शन। इसका कोई रीजन बता सकता है क्यों? कोई चीज अगर जीरो से बढ़ के हाई पे, फिर जीरो, फिर लो पे, फिर जीरो आ रही हो, ये साइन के जैसा बिहेव करेगी। लेकिन कोई चीज अगर पहले से हाई है, तो पहले से हाई है, फिर वो जीरो जा रही है, फिर वो अपने माइनस नेगेटिव में मैक्सिमम जा रही है, फिर वो जीरो आ रही है, फिर अपने हाईएस्ट पे जा रही है, तो ये कर्व तो कॉस का होता है। और यहाँ कैपेसिटर पहले से ही t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे फुल्ली चार्ज था, तो Q तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहले से थी, Q तो बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा शुरू से ही। आई बात समझ में? तो इसीलिए चार्ज को हमने, चार्ज के फंक्शन को साइन फंक्शन नहीं लिया। डिक्रीज हो रहा है ना वो, पहले पहले हाईएस्ट वैल्यू पे था, फिर डिक्रीज होगा, फिर लोएस्ट वैल्यू पे पहुंचेगा, फिर इंक्रीज होगा, तब यहाँ फिर से हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा। ये होता है कॉस का कर्व। समझ रहे हो? ऐसा कुछ। अब कौन चला गया था? प्रियांशु, आवाज आ रही है? यस सर। क्या हो गया था? पता नहीं, आप बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा। कोई बात नहीं। ये समझ में तुम्हें कहाँ तक आया था? तुम्हें कहाँ तक देखा? यहाँ तक तो तुम थे ही जहाँ यहाँ तक। तक आ गया। यस ये आ सर। गया था ना? उसके बाद हमने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो हम इक्वेशन को बना मान सकते हैं ना फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, लेकिन नॉर्मली तो इसको साइन यस सर। फंक्शन के साथ मानते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कॉस फंक्शन के साथ मानेंगे, इसलिए क्योंकि साइन के साथ तब मानते हैं जब कोई चीज जीरो से राइज होकर मैक्सिमम पे जाए, फिर जीरो पे आए, फिर मिनिमम पे जाए, फिर जीरो पे आए। ये काम साइन का है, साइन कर्व वैसे ही होता है। लेकिन अगर कोई चीज पहले से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, वहां से जीरो आ रही है, फिर अपने नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही है, फिर जीरो आ रही है, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही है, ये काम कॉस वाले कर्व का होता है। स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम यस वैल्यू, और यहाँ पे कैपेसिटर में चार्ज शुरू में तो मैक्सिमम ही था ना, टाइम जीरो पे, तो इसीलिए हमने कॉस के फंक्शन के तौर पे इसको माना है, साइन के तौर पे नहीं। पहली चीज। दूसरी बात, ये फाई ऐसे रैंडमली अभी ले लिया है कि मान लेते हैं कि ठीक है कोई फेज डिफरेंस होगा इसका, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से चार्ज का, अभी मान लिया है। लेकिन जब हम देखेंगे कि टाइम जीरो पे चार्ज को मैक्सिमम होना चाहिए, क्यू एम मैक्सिमम वैल्यू है ना, टाइम जीरो पे होना चाहिए शुरू में, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज लगाया था हमने। तो यहाँ पे टाइम जीरो करके देखो जरा, टी जीरो रखो, क्या आएगा? क्यू एम कॉस फाई आएगा। तो इस हिसाब से तो अगर इन दोनों को मैच करना है तो कॉस फाई को तो क्या होना चाहिए? वन, तभी तो क्यू क्यू एम के बराबर आ सकता है। यस सर। तो फिर फाई को क्या होना चाहिए? ठीक है, तो जो हमने रैंडमली मान लिया था कि वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, वो होगा नहीं, फाई के इक्वल, सॉरी, तो वो जीरो ही रहेगा मतलब। तो उसको हम हटा भी अब हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी के बराबर ये आ जाएगा। फाई हट गया क्योंकि फाई तो जीरो आ गया। सही है? प्रियांशु गायब हो गया? कह रहे हैं कि ये आ जाएगा ना, फाई जीरो आ चुका है, ठीक है, जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा क्यू चार्ज। देखा यस सर। अभी हाँ, मान ये लिया लोग था कहाँ गए हमने वहाँ? कि फाई आएगा, लेकिन अगर उसको देखें कि टाइम जीरो पे तो चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, चार्ज मैक्सिमम के लिए क्यू एम कॉस फाई क्यू एम के बराबर होना चाहिए, तो कॉस फाई को वन होना पड़ेगा। तो कॉस फाई वन तभी होता है जब फाई जीरो हो। इसका मतलब
जो हमने लेट किया था उसकी जरूरत नहीं है, हम उसको हटा सकते हैं, तो इसलिए हटा दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी सिर्फ बचा। अब हम यहाँ से दो बार डिफरेंशिएट करके एक बार डी टू क्यू बाई डी टी टू निकाल लेंगे और डायरेक्ट क्यू ये वाला ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब यस से यहाँ सर। पे कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ उसकी भी जरूरत है नहीं, हमको यहाँ करंट की जरूरत है खाली, और करंट माइनस डी क्यू बाई डी टू पहले ही बोल चुके हैं हम लोग, तो हम बस एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस लगाएंगे। तो इस वाले इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, उधर क्यू एम आ जाएगा डिफरेंशिएशन से बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन फिर होगा ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट टी का ओमेगा नॉट आ गया। लेकिन करंट तो होती है माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो दोनों तरफ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस। तो करंट क्या आ गई? क्यू एम ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, करंट की वैल्यू आई। सही है? कुछ डाउट? यस सर। और लेकिन आई को तो आई एम साइन ओमेगा नॉट टी होना चाहिए था, लेकिन आई तो आ रहा है क्यू एम ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, तो इसका मतलब आई एम की वैल्यू ही है क्यू एम ओमेगा नॉट के बराबर। क्लियर हुआ क्या चक्कर है? यस सर। मैक्सिमम करंट की वैल्यू ही ओमेगा नॉट इंटू मैक्सिमम चार्ज है, इतना ही मैक्सिमम करंट आ सकता है। ठीक, तो अब अगर हम देखें कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी आपस में, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, तो शुरू शुरू में सर्किट जब ओपन था, जब कुछ नहीं हुआ था, ये कैपेसिटर चार्ज था, और चार्ज कैपेसिटर के पास एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, जो क्या होती थी? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। निकाला था, याद है? यस सर। निकाला था। तो शुरू शुरू में एनर्जी कितनी होगी? हाफ क्यू एम स्क्वायर बाई सी, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज होगा शुरू शुरू में, जब अभी सर्किट कनेक्ट नहीं किया है। अब हमने सर्किट को कनेक्ट कर दिया, अब ये चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होगा और करंट को डेवलप करेगा। ये करंट इंक्रीज होगी, फ्लक्स को इंक्रीज करेगी और मैग्नेटिक फील्ड को लेके आएगी, तो अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने लगेगी, आने लगेगी इसमें। ठीक है, यू एम बोल सकते हो उसको। और मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक वर्क के बराबर आई थी, याद है तुम्हें? कितनी आई थी? हाफ एल आई स्क्वायर। कुछ याद आया? यस सर। हाफ एल आई स्क्वायर आया था, जिसको हम लोगों ने हाफ एम वी स्क्वायर से भी कंपेयर किया था, कहा था कि हाँ उसके जैसा ही रिजेंबल करता है, वही चीज है। तो हाफ एल आई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? कुछ भी डाउट? जब पूरी चेंज हो जाएगी तब ये आएगा हाफ एल आई स्क्वायर। देखो, जब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाली हो जाएगी, तब सारी की सारी एनर्जी किस में होगी? मैग्नेटिक में। आई बात समझ में? हाफ एल आई स्क्वायर में, एल आई एम स्क्वायर में। मैक्सिमम करंट, बीच रास्ते में क्या है? करंट मैक्सिमम नहीं है, तो इस टाइम पे कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिकल में होगी, यानी कि हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू एम स्क्वायर बाई सी नहीं, और यू बी मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड वाली? हाफ एल आई स्क्वायर, एल आई एम स्क्वायर नहीं, मैक्सिमम वाली करंट के हिसाब से नहीं, सिर्फ एल आई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब ये वाली पूरी हो चुकी है जीरो, तो करंट हो चुका होगा मैक्सिमम, तो इसीलिए सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक में चली गई, इलेक्ट्रिक वाली खाली हो गई। ठीक, अब जब ये हो चुका है तो अब ये चार्ज जैसा काम करेगा, सीधी सी बात है, चार्ज बॉडी जैसा। फिर क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज होना चाहेगा तो उसको ये इंक्रीज करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा तो सेम डायरेक्शन में फिर से फ्लक्स बना देगा। समझे? यस सर। फिर से बना देगा और फिर से करंट डेवलप हो जाएगी, तो करंट फिर से आने लगी, और इस बार कैपेसिटर, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होने लगी और ये प्लेट अपने आप नेगेटिवली, क्योंकि पीछे से करंट वापस आ रही है ना इसमें से, तो अब कैपेसिटर उल्टा चार्ज होना शुरू हो चुका है। देखो, पहले क्या ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव, अब नीचे पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अब चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को कौन? इंडक्टर। इंडक्टर एनर्जी दे रहा है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है चार्ज, यस सर। फुल चार्ज हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे भी फिर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ होगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर, और मैग्नेटिक एनर्जी भी कुछ होगी हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। लेकिन जब फिर से ये कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर चुका होगा तो ये प्लेट फुल्ली पॉजिटिव चार्ज, ये फुल्ली नेगेटिव चार्ज, पूरा क्यू एम चार्ज वापस आ चुका है। तो फिर से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी हाफ क्यू एम स्क्वायर बाई सी, और सारी मैग्नेटिक एनर्जी हो गई जीरो। देखो कोई फ्लक्स नजर नहीं आ रहा है। आई बात समझ में क्या चल रहा है? यस सर। ठीक है, किसी कुछ डाउट? नो सर। नो सर। चलो बस यही बात है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? ये आएगी और ये चेंज होती रहेगी। यहाँ पे वही सब बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, और ऐसे ही करके ऑसिलेशन चलता रहेगा। इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में चेंज होगी एनर्जी, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में। ये ऑसिलेशन चलता रहेगा, इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। समझ में आई ना बात? कुछ डाउट है? ये एक कंप्लीट साइकिल दिखाई गई है, नो सर। ये एक कंप्लीट साइकिल दिखाई गई है, देखना ध्यान से। यहाँ पे करंट मैक्सिमम पे थी, करंट डिक्रीज होगी, अभी हो ही रही है। यहाँ पे करंट मिनिमम पे आ चुकी है, ठीक। अब यहाँ से फिर करंट चार्ज मैक्सिमम पे था, चार्ज अब डिक्रीज होते होते मिनिमम पे आ चुका है। चार्ज यहाँ से फिर बढ़ेगा, अभी बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे जाके चार्ज फिर से मैक्सिमम आ चुका है। देखो, देख रहे हो इन दोनों कंडीशन, चार्ज मैक्सिमम है, यस यहाँ सर। पे क्या है, चार्ज मिनिमम है। आई बात समझ में इन दोनों सर्किट में? तो ऐसे करके क्यू का ग्राफ चलेगा। तो ये एक पूरे साइकिल की ही बात हो रही है एक्चुअली। एक पूरे साइकिल में एक बार कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज था वो इंडक्टर को फुल्ली चार्ज कर चुका होगा, और फिर से इंडक्टर कैपेसिटर को अपना सारा चार्ज वापस कर चुका होगा। एक बार ये पूरा काम हो जाएगा, फिर से कंटिन्यू, फिर इधर करंट आने लगेगी, इसको चाहे वो देने लगेगा, वगैरह वगैरह, सेम चीज होने लगेगी। आई बात समझ में? ये सब चलेगा फिर से। क्लियर है ना? और ये बिल्कुल ऑसिलेशन जैसा है, इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऑसिलेशन में भी यही होता है, खींच के हम किसी चीज को छोड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे अभी हमने पकड़ा हुआ है फोर्स लगा के, अब हम फोर्स अचानक हटा दें तो अभी इसमें एनर्जी सारी की सारी थी पोटेंशियल में, काइनेटिक कुछ नहीं थी, चल नहीं रहा था ना। अब ये चलना शुरू करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अब ये चल रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, कुछ चल रहा है, तो कुछ वेलोसिटी है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, समथिंग हाफ एम वी स्क्वायर, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी के एक्स, के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, या हाफ के स्क्वायर के बराबर, जितना पोजीशन का चेंज आया है उस बेसिस पे। और एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, पूरी बड़ी मतलब पूरी पूरी नहीं होगी। यहाँ पे पूरी एनर्जी किसी के पास नहीं है, ना काइनेटिक के पास पूरी है, ना पोटेंशियल के पास पूरी है, दोनों के पास थोड़ी थोड़ी है। फिर जब ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच चुका होगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी होगी जीरो। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है, वहीं से तो खींच दिया था ना यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी इसके अंदर। स्प्रिंग, जब स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे रहती है तो कोई एनर्जी नहीं होती ना उसमें, ठीक है, वही चीज है, पोटेंशियल नहीं रहती। यहाँ पोटेंशियल है जीरो, लेकिन यहाँ पे सबसे तेज चल रहा होगा ये, तो वेलोसिटी हो चुकी होगी मैक्सिमम, तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में बदल चुकी है। फिर यहाँ पे बीच का रास्ता कहीं पे आ गया और जा रही है स्प्रिंग, ठीक। तो काइनेटिक भी थोड़ी, पोटेंशियल भी थोड़ी, दोनों में से कोई जीरो नहीं। फिर यहाँ पे आके ये रुक गया, रेस्ट पे आ गया। रुक गया मतलब कि अब वापस से इस तरफ जाएगा, तो अभी रुक गया ना, तो रुकने से जितना भी है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। देख रहे हो यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है, ये एरो वेलोसिटी दिखा रहा है, कोई वेलोसिटी नहीं, तो अब रुक गया है, तो काइनेटिक एनर्जी पूरी जीरो, तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई, फिर से पोटेंशियल में चली गई। क्लियर हुआ क्या चल रहा है? यस ऐसे सर। ही, इससे इसीलिए रिजेंबल करके बताया गया था इसको, और कोई बात नहीं। क्लियर? यहाँ यही सब चीजें चल रही हैं, यही सब बातें हो रही हैं। ये इज इक्वल टू जीरो पहले ही बता दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे क्लियर कट सब चीजें बोली गई हैं कि जैसे पीछे भी बोला गया था ना कि एल किसके जैसा बिहेव करता है, मास के जैसा, क्योंकि हाफ एल आई स्क्वायर जैसे कि हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे ये वर्क था मतलब एनर्जी यस थी, सर। यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी, तो यानी कि एल बिहेव करता है मास के जैसा। तो यहाँ और चीजों का भी देखा जा रहा है, और चीजें कैसे बिहेव कर रही हैं। तो जैसे यहाँ चार्ज बिहेव कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के जैसा, है ना, एल बिहेव कर रहा है मास के जैसा। सही? कुछ डाउट? तो ओमेगा नो सर। नॉट स्क्वायर में यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होते हैं ना, उसमें ओमेगा की वैल्यू होती है इतनी, अंडर रूट के बाई
एम, ये के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो बताया था हमने एक बार। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू ये होती है इन वाले ऑसिलेशंस में, स्प्रिंग वाले ऑसिलेशंस में। तो अगर इसको हमारे वाले ओमेगा नॉट से कंपेयर करवाएं तो 1/√LC, पूरे पे भी रूट ले सकते हैं ना 1 करके। इनको कंपेयर कराएं तो K/M इज इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। M तो L की जगह पे है, देख रहे हो, M भी डिनोमिनेटर में, L भी डिनोमिनेटर में, सिंगल पावर, ठीक। लेकिन K किससे रिजेंबल हो रहा है, जैसे कि यहाँ 1/C हो। K किसके जैसा है, 1/C के जैसा। आई बात कुछ समझ में? यस सर। यस सर। लेकिन फोर्स इज इक्वल टू होता है KX, ये भी याद है कुछ, फोर्स KX के बराबर होता है। मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट और जितना डिस्प्लेस करवाया है तुमने स्प्रिंग को उसके बराबर, हमने गैल्वेनोमीटर में बताया था। इसीलिए टॉर्क हो रहा था K के बराबर। कुछ याद आया? फोर्स होता है KX के बराबर। तो यहाँ पे अगर KX के बराबर फोर्स हो रहा है और ये चार्ज के जैसा काम कर रहा है, तो K किसके बराबर हो गया, F/X के बराबर। तो F/X यस सर। अगर 1/C से रिजेंबल हो रहा है, तो ये बात अजीब सी है थोड़ी सी। कैसे? क्योंकि फोर्स EMF के जैसा काम करता है और ये चार्ज के जैसा। E/Q इज रिजेंबल कर रहा है 1/C को। Q अगर यहां जाता है तो E इज इक्वल टू Q/C। याद आया कुछ कैपेसिटर वाला? Q इज इक्वल यस टू सर। CV, E और V इज इक्वल टू Q/C, या फिर 1/C इज इक्वल टू Q/V। पोटेंशियल डिफरेंस EMF है। कुछ आया समझ में? यही सब बात है। यस सर। फोर्स रिजेंबल कर रहा है वोल्टेज से, है ना, ये इससे ऐसे ऐसे करके काफी सारी चीजें एक दूसरे से वो कर रही हैं। पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टोर द यूनिट चार्ज, यहाँ पे जैसे फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स चाहिए होता है एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए होता है चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही। और यही एनालॉग नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये जो कंपैरिजन है ना वो नीचे लिखा है इस टेबल में पूरा, कि मास किसके जैसा, इंडक्टेंस के जैसा, फोर्स किसके जैसा, मतलब फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, वो किसके जैसा, 1/C के जैसा, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस के जैसा। सही, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सीरियसली बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट किसके जैसा, चार्ज के जैसा। वेलोसिटी, अब खुद ही सोचो, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, करंट। तो इसीलिए वेलोसिटी करंट के जैसा। क्लियर? यस सर। चेंज कर करके देख सकते हो, वेलोसिटी करंट के जैसा। मैकेनिकल एनर्जी जो वहां पे आ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के जैसा, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बोल सकते क्योंकि एक टाइम पे तो होता है, लेकिन बीच के टाइम पे क्या होता है, मिक्सचर होता है ना दोनों का पूरे सर्किट में, कुछ मैकेनिकल कुछ यस इलेक्ट्रिकल। सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो गई वो, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक कुछ इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी, जितना उसकी पोटेंशियल और जितना उसका काइनेटिक, ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक दोनों का सम टोटल एनर्जी होती है ना, पहले भी बताया था। और यस सर। यहाँ पे टोटल एनर्जी कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ Q² जो कैपेसिटर में स्टोर थी, और ये मैग्नेटिक एनर्जी है ना, UE एंड UB, ठीक है, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल वाली है इसलिए U से दिखाया गया, यहाँ टोटल एनर्जी मिक्स है इसलिए E से दिखाया गया है, U एंड E K मिला के। इसको इलेक्ट्रिकल मत समझना, ये टोटल एनर्जी के लिए लिखा है बस, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। आया समझ में? तो ये इससे रिजेंबल हो रही है, देखो हर जगह वैसे ही है, हाफ हाफ, X² Q² K 1/C, सही, हाफ हाफ, M L V² I², देख सकते हो इन्हीं से किया है और आ भी रही सेम। क्लियर है ना? क्लियर है क्या बात हो रही है? यस सर। यस सर। अब देखें, नोट दैट द अबव डिस्कशन LC ऑसिलेशन इज नॉट रियलिस्टिक फॉर 2 रीजंस। पहले ही हमने बताया रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। इंडक्टर भी बनाओगे ना
उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वायर से ही तो बना हुआ है, कुछ थिकनेस होगी, कुछ लेंथ होगा, रेजिस्टेंस में बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, इसीलिए रेजिस्टेंस का इफेक्ट आएगा उसमें। द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज टू इंट्रोड्यूस अ डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट। जो हम सोच रहे हैं कि जिंदगी भर ये चलता रहेगा कि इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल चेंज होता ही रहेगा, वो जिंदगी भर नहीं चलेगा। रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी खर्च होती जाएगी धीरे धीरे, और ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? ये ऑसिलेशन थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएंगे, एनर्जी खर्च हो जाएगी। लिखा है ना, द चार्ज डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द चार्ज, मतलब चार्ज खत्म होता जाएगा, एंड करंट इन द सर्किट एंड ऑसिलेशंस फाइनली डाई अवे, मतलब फाइनली मर जाएगा, ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? और चलो मान लिया किसी तरह रेजिस्टेंस को हमने जीरो कर भी दिया, तो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये वो रेडिएट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ रहे हो? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं तो उसके फॉर्म में रेडिएट होने लगेगी वो अवे फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि समझ पा रहे हो ना, हीट वीट इन सब के फॉर्म में निकल जाएगा। इनफैक्ट रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन डिपेंड ऑन द रेडिएशन, ये सब भी रेडिएशन पे ही तो डिपेंड है। तो इसीलिए रियलिस्टिक नहीं है एलसी ऑसिलेशन, सिर्फ इन दो रीजंस की वजह से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको यूज ही नहीं किया जाता है, ठीक है? एलसी ऑसिलेशन को थोड़ा मेंटेन रख के यूज किया जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? प्रियांशु, तुषार, क्लियर है? यस सर। प्रियांशु कहाँ चला गया? यस सर। हम्म हम सोच रहे हैं ट्रांसफार्मर रहने दें अभी। यस सर, रहने दीजिए। है ना, ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं, ज्यादा बात नहीं है सर, वो थोड़ा सा काम था। हमारा जो ऑक्स था ना, जो मैं बताया था ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, अच्छा अच्छा, उसका बहुत ही क्रिटिकल हाल चल रही है, बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा अच्छा तड़प रहा ऑक्स है। का। हाँ, बैल की। सर हम्म। उसके चक्कर में भी आवाज मार रहे थे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसको उठा। खत्म करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये बचा हुआ ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो कल सुबह या कल किसी टाइम क्लास रख लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? तुम लोग मान के चलो खत्म हो गया तुम लोगों का, क्योंकि ट्रांसफार्मर बस एक डिवाइस तौर पे बचा हुआ है, उसके अलावा तुम सब कुछ कर ही सकते हो ना, कोर्स खत्म हो ही गया तुम लोगों का पूरा। तो ओके सर। ठीक है, डाउट के लिए ये जरूर है कि सबको बता देना, जिसको भी बता सको, जिसको भी जरूरत हो बता देना, ताकि शाम और ऐड कर लेना मतलब ग्रुप में, ठीक है? बस ये ध्यान रखना दिन भर में आज, ताकि ओके जिसको सर। भी पूछना हो आज रात से अपना पूछना स्टार्ट कर सके, नहीं तो तुम लोग पूछ लेना जो पूछना हो रात को, ठीक है? चलो ओके सर। ठीक है, फिर खत्म करते हैं यस सर। क्लास।